नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डी के सर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम था, आपका सिलेबस था, उस सिलेबस का दोस्तों हम एनालिसिस कर रहे थे। इसका जो सिलेबस था दोस्तों, उस सिलेबस का क्या करते थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। और दोस्तों ये विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। एमसीक्यू के माध्यम से करते हैं। सिलेबस की बात करें कौन से टेस्ट का कर रहे थे दोस्तों, आपके मैंने टेस्ट 5 का कर रहे थे। कौन से टेस्ट का, मैंने टेस्ट 5 का, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने टेस्ट 5 की बात करें दोस्तों 1 मार्च 2026, यानी कल ये टेस्ट आपका हो चुका है। अपने टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्टों की बात करें, देखो इन एमसीक्यू का सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। और टेस्ट की बात करें दोस्तों, ये टेस्ट कहाँ पर होते हैं दोस्तों, अपने ऐप के ऊपर होते हैं। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों, अपना पीएपी बाय डी के सर। पीएपी बाय डी के सर। इस ऐप के ऊपर बात करें दोस्तों, जो आपका शेड्यूल और सिलेबस दे रखा है, यहाँ पे देखो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। इस शेड्यूल और सिलेबस के अनुसार सबसे पहले होते हैं दोस्तों इसके ऊपर टॉपिक वाइज टेस्ट। इन्हें आपको डेली टारगेट दिया जाता है, उसके अनुसार दोस्तों आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। प्लस इनका वीडियो एनालिसिस आपको देखने को मिलता है, वीडियो एनालिसिस। और साथ में जो एनालिसिस सॉल्यूशन करते हैं उसकी पीडीएफ भी दोस्तों कहाँ पर मिलती है, इस पीएपी वाई डी के सर ऐप के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाती है। जैसे दोस्तों आपके 6 दिन तक इन जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, जिनमें से हम मोस्ट बात करें, हम राजस्थान के इतिहास का करें, जीके पार्ट का, राजनीति विज्ञान कर रहे हैं, और आपके शैक्षणिक प्रबंधन कर रहे हैं दोस्तों। इन बात करें इनकी, तो इनके जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं दोस्तों, इनके आपके सिलेबस के अनुसार, टारगेट के अनुसार डाल दिए जाते हैं। अब तक अपने टेस्ट हो चुके हैं कंप्लीट, लेकिन वीडियो एनालिसिस नहीं हो पाया। वीडियो एनालिसिस अपना सोमवार तक कंप्लीट हो पाता है, यानी आज हम कंप्लीट कर देते हैं। एक वीडियो अपना मंगलवार को होता है, और मंगलवार को जो फिर आपका सप्ताह टेस्ट होता है। सप्ताह टेस्ट यही होता है दोस्तों, जो आपका 1 मार्च 2026 को। ये टेस्ट आपका दोस्तों आज ही अपलोड हो जाएगा, आज ही अपलोड हो जाएगा। किसके ऊपर, आपके ऐप के ऊपर, यानी सप्ताह टेस्ट के रूप में दोस्तों ये टेस्ट होता है। यदि आपने ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किए या ऑनलाइन पेपर का वेट कर रहे हो, तो दोस्तों यही टेस्ट आपके सेम जितने क्वेश्चन आए आपके कलाम के, वही सप्ताह टेस्ट के ऊपर पीपी बाय डी के सर ऐप के ऊपर आपको मिलते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ मिलती है, एक तो आपको पीडीएफ की जरूरत होती है, तो दोस्तों पीडीएफ मिलती है, वो भी आपकी क्लीन पीडीएफ, जिसका आप प्रिंट निकलवा के टेस्ट दे सकते हो। साथ साथ दोस्तों सप्ताह टेस्ट का आपका ऑनलाइन एक्सेस भी मिलता है आपको, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट देकर अपने दोस्तों के साथ, यानी ये टेस्ट आप ऑफलाइन पीडीएफ के माध्यम से पीडीएफ का प्रिंट निकलवा के टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद ऑनलाइन सबमिट कीजिए, ठीक है, उस टाइम में। यानी साथ साथ फोन में ऑनलाइन भी टेस्ट चलाइए, ताकि आपका समय का प्रबंधन भी हो सके, यानी समय को आप समझ सको कि इतने 1.5 घंटे के अंदर इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। ऐसे तो आपके पास ग्रुप के अंदर पेपर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पर बहुत से पेपर आते हैं, लेकिन उसको मैनेज कैसे करोगे, उसमें अपना आकलन कैसे कर पाओगे कि कितने दोस्तों में अपनी कौन सी रैंक आ रही है, क्या आ रहा है। चाहे 200, 300, 400 दोस्त भी दे रहे हो टेस्ट, तो उनके साथ अपना आकलन जरूर करिए कि आप कौन से स्थान के ऊपर है। तो ये दोस्तों आपके पीएपी बाय डी के सर ऐप पर आपको ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हो, साथ साथ पीडीएफ प्रिंट भी आप निकलवा सकते हो। साथ ही दोस्तों इसका सप्ताह टेस्ट का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन भी दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। साथ साथ दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको मिलती है, तो वो सब चीज़ें आपको मिलती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे अपना माइनर टेस्ट 5 हुआ ना, कल अपना माइनर टेस्ट 5 हुआ, तो अपना आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आधे सिलेबस के बाद में दोस्तों आधे सिलेबस का रिवीजन होगा। तो रिवीजन टेस्ट के रूप में दोस्तों आपका मेजर टेस्ट 1 देखने को मिलेगा, वो 8 मार्च 2026 को होगा। लेकिन हम कैसे करेंगे दोस्तों, हम करेंगे इसके लिए दोस्तों आपके 6 टेस्ट होने वाले हैं आपके, यानी 6 दिन तक जो अपनी तैयारी करेंगे उसमें 6 टेस्ट होने वाले हैं। और दोस्तों आधे सिलेबस के फुल टेस्ट होंगे आपके, और वो भी मिक्स टेस्ट होंगे, मिक्स क्वेश्चन यानी टॉपिक वाइज नहीं। मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 6 फुल टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। और मिक्स में क्वेश्चन और इनका वीडियो एनालिसिस, और साथ साथ दोस्तों आपको पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। साथ साथ क्या देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको पीडीएफ भी, आप पीडीएफ का प्रिंट भी निकलवा सकते हो। यानी आधे सिलेबस के रिवीजन के लिए हमने ये फॉर्मूला लॉन्च हो चुका है। कल आपका पहला टेस्ट है आधे सिलेबस का, ठीक है। आज तो हम सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे हैं। अब बात करते हैं देखो दोस्तों कौन कौन से टॉपिक हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम आपके राजस्थान इतिहास के अंदर आपकी जो सभ्यता 4 है, आपकी कालीबंगा, आहड़, गणेशर और बेराट हम कंप्लीट कर चुके हैं। 8वीं और 18वीं शताब्दी की सदी तक राजस्थान के इतिहास की बात करें, गुजर प्रत्यार हम कंप्लीट कर चुके थे। और दोस्तों अभी जो हम करने वाले दोस्तों अजमेर के चौहान करने वाले, टेस्ट आपका हो चुका है। और अभी हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, एनालिसिस करेंगे, यानी वीडियो विश्लेषण करेंगे, ठीक है। समझेंगे हर टॉपिक को, किस प्रकार का क्वेश्चन है, किस प्रकार की प्रकृति है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है। 2025 में ऐसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा भारतीय राजनीति विज्ञान में दोस्तों उपराष्ट्रपति हो चुका है, प्रधानमंत्री आपका हो चुका है, मंत्रिपरिषद आपका हो चुका है, संसद का टेस्ट हो चुका है, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का टेस्ट हो चुका है आपका। अभी हम करेंगे दोस्तों आपके संसद का एनालिसिस, जो हम करेंगे ये करेंगे दोस्तों आज शाम को। आज शाम को दोस्तों इसका एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा, इन दोपहर में मिल जाएगा। शाम को होली है, तो होली के दिन आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करोगे, लेकिन पढ़ाई की कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए। शैक्षणिक प्रबंध के दोनों टॉपिक हो चुके हैं, दोनों का वीडियो एनालिसिस भी अपना हो चुका है। यानी अपने 3 टॉपिक शेष है, यानी एक तो है आपका अजमेर के चौहान,
टेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट अपने ऐप के ऊपर कंटिन्यू हो जाते हैं, शनिवार तक आपके टेस्ट कंप्लीट करवा दी गई थी इस बार। लेकिन इस बार बात करें वीडियो एनालिसिस की बात करें, ये अपने सोमवार तक कंप्लीट होते हैं। तो अभी हम करेंगे दोस्तों अजमेर के चौहान, शाम को करेंगे संसद, और कल सुबह आपके हो जाएगा हरित अधिकरण और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और फिर दोस्तों इसका साप्ताहिक टेस्ट होगा आपका, इसका वीडियो एनालिसिस करेंगे माइनर टेस्ट 5 का वीडियो एनालिसिस करेंगे दोस्तों, माइनर टेस्ट 5 का कब? कल। और उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने अब तक माइनर टेस्ट 4 का किया है, उसी प्रकार से माइनर टेस्ट 5 का होने वाला है। मंगलवार को आपको पहला वीडियो पार्ट 1 मिलेगा, और पार्ट 2 के अंदर नहीं, 2 पेपरों के अंदर करें। क्यों करें? क्योंकि इनमें माइनर टेस्ट 5 का जो सिलेबस आपका जो फुल साप्ताहिक टेस्ट है, उसके अंदर दोस्तों हम पूरे चारों ऑप्शनों की व्याख्या करते हैं, और चारों ऑप्शनों के साथ हम रिवीजन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि रिवीजन हमारा बेस्ट हो, इनकी प्रकृति हम समझ सकें, हमारी गलती कहाँ पर हो सकती है, इसके आसपास से पहले यानी PYQ की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार के आपका पूछा जा चुका है, 2025 में जो क्वेश्चन आया है यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन आपका कठिन स्तर का पूछा गया था, कथन आधारित क्वेश्चन पूछा गया था, असत्य कूट आधारित पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हैं दोस्तों इसका वीडियो एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब दोस्तों कुछ दोस्तों के सवाल होंगे, इतना मैटर करवा रहे हो तो कैसे विश्वास करें? ठीक है, तो दोस्तों ये सारे अब तक आधा सिलेबस हो चुका है, सारे वीडियो दोस्तों आपको टेस्ट जितने भी टेस्ट हुए हैं आपके, टॉपिक वाइज टेस्ट हुए हैं आपके, साप्ताहिक टेस्ट हुए हैं, इनके सारे वीडियो दोस्तों अपने यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, साथ साथ अब तक आधा सिलेबस का सारी वीडियो देख सकते हो, क्वेश्चन किस प्रकार से है, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो PYD के सर ऐप। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि आधा सिलेबस आपका शेष है, वो तो करेंगे, साथ साथ इनके रिवीजन भी होंगे। फिर दोस्तों जैसे आपके ये रिवीजन हो जाएंगे, आपके GST टेस्ट मेजर टेस्ट आपका 2 मेजर टेस्ट है, आपके 10 माइनर टेस्ट है, फिर आपके फुल टेस्ट होंगे, उसके साथ दोस्तों आपको जिस्ट मिलेगी आपको। तो दोस्तों जिस टेस्ट आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा आपका, यानी जैसे एक टेस्ट आपका पूरा राजस्थान इतिहास का एक टेस्ट होगा, एक आपका पूरा भारतीय राजनीति विज्ञान का एक टेस्ट होगा, इसके अलावा दोस्तों पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस राजस्थान राज्य व्यवस्था का टेस्ट होगा, पूरा एक राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट होगा। तो उसके अंदर 2 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं जिस्ट का। तो जिस्ट से जितने क्वेश्चन बनेंगे, जितने आपके टॉपिक वाइज टेस्ट बनेंगे, जितने टॉपिक दे रखे हैं 2 या 3, तो उस प्रकार से आपको जिस्ट के माध्यम से भी रिविजन करवाया जाएगा। फाइनल टेस्ट आपके 4 होने वाले, एक प्री एग्जाम होने वाला, वो करेंगे, साथ साथ अन्य कोचिंग होगी, जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम होगी प्री एग्जाम, वो सारे पेपर आपके दोस्तों इस PYD के सर पर करवाए जाएंगे, साथ साथ उनका वीडियो एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा। अब आप खुद सोच सकते हो आपको कितनी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, बाकी आप पर डिपेंड करता है आपकी तैयारी किस प्रकार से कर रहे हो, अपने आप विश्लेषण कीजिए। लास्ट में जब आप ज्वाइन कर सकते हो तो लास्ट में ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज अजमेर के चौहान। तो पढ़ने से पहले दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों आपका, देखिए राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना चलो करते हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज दासो, देखो चंद्रबरदाई की ग्रंथ है कौन सा आपका, पृथ्वीराज दासो में राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अबू पर्वत पर अग्निकुंड से मानी। सीधे बात है कि दोस्तों आपकी बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, बार बार आपके एग्जाम पूछा गया है। चंद्रबरदाई द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया था दोस्तों आपके, पृथ्वीराज दासो। देखो सीधे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपके राजपूतों की उत्पत्ति की बात करें तो मुनि वशिष्ठ द्वारा अबू पर्वत के अग्निकुंड से बन जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। अग्निकुंड से उत्पन्न चारों राजवंशों में, अग्निवंश से कितने, अग्निकुंड से दोस्तों उत्पन्न चारों राजवंशों में परमार, चालुक्य, प्रत्यार और चौहान सम्मिलित थे, बिल्कुल राइट। कौन कौन सम्मिलित थे दोस्तों आपके, परमार थे, चालुक्य थे और प्रत्यार थे और चौहान सम्मिलित थे। ठीक है, जेम्स टॉड ने अग्निकुंड सिद्धांत को पूर्णतः अस्वीकार किया। बताओ भाई, जेम्स टॉड ने अग्निकुंड सिद्धांत को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए राजपूतों को शुद्ध वैदिक आर्यों की संतान माना है। नहीं दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए बात करते हैं दोस्तों, जेम्स टॉड ने अग्निकुंड के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार किया दोस्तों, क्या किया दोस्तों आपके, पूर्णतः स्वीकार किया। और दोस्तों इन्होंने जेम्स टॉड की बात किया दोस्तों आपके, जेम्स टॉड ने किसकी संतान माना है, जेम्स टॉड की बात करें तो दोस्तों राजपूतों की किसकी संतान माना जेम्स टॉड ने, शक व सीतियन जाति का वंशज बताते हैं, शक व सीतियन जाति का वंशज। जाति का वंशज किसने बताया दोस्तों आपके, जेम्स टॉड ने बताया। लेकिन यहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछा गया था वैदिक आर्यों की संतान, तो वैदिक आर्यों की संतान किसने बताया दोस्तों आपके, वो बताया आपके GH ओझा, GH ओझा, वह आपके दोस्तों CV वेद, CV वेद। इन 2 व्यक्तियों ने दोस्तों आपके जो आपके राजपूत है उनको किसकी संतान बताया, आपका वैदिक आर्यों की संतान बताया। कर्नल जेम्स टॉड ने दोस्तों आपके शक व सीतियन जाति का वंशज माना। और दोस्तों इन्होंने अग्निकुंड के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार किया है, अग्निकुंड के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार किया है। और ये आपके चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज राष्ट्रों में दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, मुनि वशिष्ठ द्वारा अबू पर्वत के अग्निकुंड से बन जाती है, जहाँ से उन्होंने 4 योद्धा यानी 4 राजवंशों को
उत्पन्न किया था जिनमें परमार, चालुक्य, प्रत्यार, चौहान सम्मिलित थे दोस्तों। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना, देखिए राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों का उनके प्रतिपादकों से सम्मिलित कीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों का उनके प्रतिपादकों से सम्मिलित करना दोस्तों आपके सिद्धांत दे रखे और विद्वान दे रखे। अग्निकुंड की बात करें दोस्तों, आपके अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बना, आपके चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो इनकी रचना थी, किसने, चंद्रबरदाई ने। और रचना कौन सी थी दोस्तों इनकी, पृथ्वीराज रासो, रासो इनकी रचना थी दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपकी ब्राह्मणों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने माना दोस्तों आपकी, भाई राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, किसने माना आपका, बता भाई, G.H. ओझा ने। दूसरा किसी बात जाएगा आपका दोस्तों, आपकी 2 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वैदिक आर्यों की संतान दोस्तों आपके डॉक्टर भंडारकर। विदेशियों की संतान दोस्तों आपके जेम्स टॉड। जेम्स टॉड ने किसकी संतान माना दोस्तों, आपके विदेशियों की संतान माना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका दोस्तों, 3, 2, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 3 क्या अपना देखिए, जेम्स टॉड के मत के संदर्भ में इनमें से कौन सा या सही कथन सही है दोस्तों। जेम्स टॉड के मत के संदर्भ में इनमें से कौन सा या सही कथन सही है। राजपूत शक अथवा सीथियन जातियों के वंशज थे, बिल्कुल राइट। विदेशी जातियों को अग्नि संस्कार द्वारा शुद्ध कर क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल राइट। ये किसने बोला, आपके जेम्स टॉड ने बोला दोस्तों आपके कि विदेशी जातियों को अग्नि संस्कार द्वारा शुद्ध कर क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल राइट। टॉड ने राजपूतों की उत्पत्ति पूर्णतः ब्राह्मणों से मानी, नहीं दोस्तों, पूर्णतः ब्राह्मणों से नहीं मानी टॉड ने राजपूतों की उत्पत्ति, ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। निम्न कथन और कारण पर विचार करना है दोस्तों। G.H. ओझा एवं C.V. वेद ने राजपूतों को वैदिक आर्यों के क्षत्रिय संतान माना, बिल्कुल राइट। G.H. ओझा एवं C.V. वेद ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की क्षत्रिय संतान माना, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। राजपूतों में अश्व पूजा, अस्त्र पूजा, यज्ञ एवं बलि जैसी परंपराएं वैदिक परंपराओं से साम्य रखती है, बिल्कुल राइट। यानी दोस्तों कारण क्या दे रखा है, हमारा कारण दे रखा है कि राजपूतों में अश्व पूजा, अस्त्र पूजा, यज्ञ एवं बलि जैसी परंपराएं वैदिक परंपराओं से सामने रखती थी। इसी वजह से दोस्तों आपके G.H. ओझा और C.V. वेद ने राजपूतों की उत्पत्ति की बात करें वैदिक आर्यों की क्षत्रिय संतान माना, बिल्कुल यानी कारण सही है, इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही तथा आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा, तो इन चीजों को याद करना दोस्तों कि G.H. ओझा एवं C.V. वेद ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की क्षत्रिय संतान माना, बिल्कुल राइट। कारण क्या था दोस्तों इसका कि राजपूतों में अश्व पूजा, अस्त्र पूजा, यज्ञ एवं बलि जैसी परंपराएं वैदिक परंपराओं से शामिल रखती थी, यानी समानता रखती थी। तो इसी वजह से दोस्तों इन्होंने वैदिक आर्यों की क्षत्रिय संतान माना। तो कारण भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अग्निकुंड सिद्धांत के विवरण के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की हमें पहचान करनी है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया, ये भी आपका क्या कथन दिया हुआ हमारा, अग्निकुंड सिद्धांत के विवरण के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। वशिष्ठ ने यज्ञ कुंड की रक्षा हेतु प्रारंभ में 3 योद्धा उत्पन्न किए, बिल्कुल राइट। मुनि वशिष्ठ की बात कर रहा है दोस्तों, इसकी बात कर रहा है आपके मुनि वशिष्ठ की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ कुंड की रक्षा हेतु, किसकी रक्षा हेतु दोस्तों, आपके यज्ञ कुंड की रक्षा हेतु प्रारंभ में 3 योद्धा उत्पन्न किए, बिल्कुल राइट। 3 योद्धा कौन कौन थे दोस्तों आपके प्रारंभ के अंदर, परमार, चालुक्य और प्रत्यार। परमार, चालुक्य और कौन से थे आपके, प्रत्यार। 3 योद्धा प्रारंभ किए। चौहान को अंतिम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली योद्धा माना गया चंद्रबरदाई के अनुसार, बिल्कुल राइट। चंद्रबरदाई के अनुसार एक काल्पनिक कथा मानी जाती है आपकी दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है ये भी आपका। प्रारंभिक तीनों योद्धा यज्ञ कुंड की रक्षा में पूर्णतः सफल रहे, नहीं दोस्तों, पूर्णतः असफल रहे। पूर्णतः क्या रहे दोस्तों, आपके असफल रहे। परमार, चालुक्य, प्रत्यार प्रारंभिक 3 योद्धाओं में सम्मिलित थे, बिल्कुल राइट। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि तीनों योद्धा असफल रहे तभी दोस्तों आपके चौहानों की उत्पत्ति की गई थी। एक दोस्तों पुष्टि किससे होती है आपकी, कारण पूछ ले कि ये पुष्टि किससे होती है दोस्तों, आपके चंद्रबरदाई की बात करते हैं। और चंद्रबरदाई का दोस्तों आपका ग्रंथ है कौन सा, आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज
राजस्व, इस ग्रंथ से दोस्तों इन कथनों की पुष्टि होती है। ये काल्पनिक स्रोत माना जाता है एक तरह से। वैसे देखिए ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे आप तब पता चलेगा आपको, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर ये दिया हुआ है तो हमें ये चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, बिजोलिया अभिलेख के आधार पर चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, बिजोलिया अभिलेख की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहले जैसे बिजोलिया दिखा तो बिजोलिया आपको याद होना चाहिए, बिजोलिया अभिलेख लेख की बात करें दोस्तों। सबसे पहले इसका काल कौन सा था, यानी किस काल में लिखा गया था। काल की बात करें दोस्तों आपका, तो काल था आपका 1169 और 17 ईस्वी का ये बना है आपका। किसके समय दोस्तों आपका, शासक कौन था आपका उस समय, सोमेश्वर था दोस्तों, सोमेश्वर के काल में दोस्तों ये बना। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर, किसके काल में निर्मित है, तो दोस्तों सोमेश्वर काल में बिजोलिया शिलालेख लिखा गया था। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर। बिजोलिया शिलालेख की बात करें दोस्तों, ये प्राप्त कहाँ से हुआ आपका, ये पता होना चाहिए दोस्तों। ये प्राप्त हुआ आपका पार्श्वनाथ मंदिर की चट्टान पर उत्कीर्ण है। पार्श्वनाथ मंदिर की चट्टान पर उत्कीर्ण है दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वही बात करें दोस्तों इस शिलालेख की, बात करें बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसने की थी दोस्तों आपकी, स्थापना किसने की थी, तो स्थापना की थी दोस्तों आपके जैन श्रावक लोलक ने। जैन श्रावक लोलक ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। वही दोस्तों बात करें इस जो लेखक है यानी बिजोलिया अभिलेख है वो किसने लिखा था आपका, प्रशस्तिकार कौन था दोस्तों आपका, इसका प्रशस्तिकार कौन था दोस्तों आपका, तो प्रशस्तिकार था दोस्तों आपका गुणवत्तर। कौन था आपका दोस्तों, गुणवत्तर आपका प्रशस्तिकार था। सीधा सा क्वेश्चन आपके फैक्ट से आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो सबसे पहले बिजोलिया नाम दिखे तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका बेसिक सबसे पहले हमें याद होना चाहिए। तो बिजोलिया क्वेश्चन में दिखा तो ये चीज़ें आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए कि बिजोलिया अभिलेख दोस्तों आपके सोमेश्वर के काल का है, 1169 के समय का है। प्राप्त कहाँ से हुआ दोस्तों, आपके पार्श्वनाथ मंदिर से आपका प्राप्त हुआ, चट्टान पर उत्कीर्ण है। स्थापना किसने करवाई थी दोस्तों इसकी, जैन श्रावक लोलक ने। और प्रशस्तिकार कौन थे इसके दोस्तों आपके, गुणवत्तर थे। कौन थे दोस्तों आपके, गुणवत्तर थे दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं बिजोलिया अभिलेख के आधार पर चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते दोस्तों आपकी उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार। अभिलेख में उल्लेखित विप्र है श्री वत्स गोत्रीय भूत के आधार पर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है, बिल्कुल राइट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका पूछा गया है कि चौहानों को क्या बनाया, दशरथ शर्मा ने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। अभिलेखों को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित करता है। सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित करता है क्या दोस्तों, बताओ भाई। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा दूसरा, आपका सही नहीं है। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का आदि पुरुष माना गया, बिल्कुल राइट, यानी संस्थापक माना गया, बिल्कुल सत्य बात है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इस अभिलेख में कुछ प्राचीन नाम भी मिलते हैं। देखो बिजोलिया अभिलेख में उल्लेखित प्राचीन स्थानों का उनके वर्तमान नामों से सम्मिलित कीजिए। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ से। तो पहले आपके एक पूछे जाते थे, सिंगल रिकॉल वाले प्रश्न, आजकल कूट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो सारे प्रकार से जिस प्रकार क्वेश्चन 2025 में पूछे गए उस प्रकार के क्वेश्चन अपने इस टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। बिजोलिया अभिलेख में उल्लेखित प्राचीन स्थानों का उनके वर्तमान नामों से सम्मिलित कीजिए। प्राचीन नाम दे रखा है आपका जबालीपुर। दोस्तों जबालीपुर किसका था, आपका जालोर का था। किसका रखा गया था दोस्तों, आपके जालोर का जबालीपुर था बिजोलिया शिलालेख के अंदर, ठीक है। शाकंभरी किसका था दोस्तों, आपके सांबर का। सांबर का क्या नाम था दोस्तों, आपके शाकंभरी था। वही बात करें दोस्तों आपके सांबर का शाकंभरी हो गया। फिर बात करें श्रीमाल किसका था दोस्तों, आपके भीनमाल का था। श्रीमाल, भीनमाल का क्या था दोस्तों, आपका श्रीमाल था। यही छतरपुर की बात करें दोस्तों, आपके जो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी आपकी, तो वो क्या था दोस्तों आपका, यही छतरपुर की बात करें तो वो था दोस्तों आपके नागौर। किस नाम से प्रचलित था आपका, प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, आपका नागौर था। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 3 4 2 1, 3 4 2 1 कौन से में आपकी 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ से बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या अपना देखिए।
वासुदेव चौहान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वासुदेव चौहान के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना चलो करते हैं दोस्तों। वासुदेव चौहान का समय 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य माना जाता है। सही बात है क्या दोस्तों आपकी? नहीं दोस्तों, 5वीं शताब्दी के मध्य, 5वीं शताब्दी के मध्य इनका शासनकाल था। लगभग बात करें आपके 551 ईस्वी माना जाता है। वासुदेव चौहान का समय दोस्तों आपके 551 ईस्वी माना जाता है। ठीक है। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आपके वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं दोस्तों? आपके वासुदेव चौहान कहलाते हैं। सीधा से क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया है। उसके राज्य का प्रमुख भाग संपाद लक्ष्य था तथा राजधानी दोस्तों आपके अक्षत्रपुर थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। संपाद लक्ष्य यानी 100 गांवों का समूह होने के कारण दोस्तों इसे क्या किस नाम जाने लगा? संपाद लक्ष्य के नाम से जाने लगा। 100 गांवों का समूह के कारण इनका नाम क्या पड़ा दोस्तों? संपाद लक्ष्य पड़ा। और इनकी राजधानी क्या थी आपकी? अक्षत्रपुर। प्राचीन नाम की बात करें वर्तमान नागौर। उसके सांबर झील का प्रवर्तक था चौहान वंश का आदि पुरुष माना गया। बिल्कुल राइट। ठीक है, चौहान पुरुष का आदि पुरुष माना गया। इसका उल्लेख इसमें मिलता है दोस्तों, ये उल्लेख मिलता है दोस्तों आपके बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जा चुके हैं और व्याख्या के साथ मैंने आपको सारी दोबारा करवा दी। तो दोस्तों दूसरा और तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। चौहानों के निवास स्थल के संदर्भ में निम्न स्रोतों पर विचार कीजिए। चौहानों के निवास स्थल के संदर्भ में निम्न स्रोतों पर हमें विचार करना। पृथ्वीराज विजय दोस्तों, पृथ्वीराज विजय की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन थे यानी रचनाकार कौन थे आपके? रचनाकार थे दोस्तों आपके जयानक। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका जयानक। तराइन के युद्ध की जानकारी किसमें नहीं मिलती है दोस्तों? आपके पृथ्वीराज विजय के अंदर नहीं मिलती है। तराइन के युद्ध की जानकारी दोस्तों पृथ्वीराज विजय के अंदर नहीं मिलती है। शब्द कल्प दुरम दो कोस लाडनू लेख हमीर आसो उपयुक्त में से किन स्रोतों में जांगल प्रदेश संपाद लक्ष्य एवं अक्षत्रपुर का उल्लेख मिलता है? किन किन ग्रंथों में मिलता है दोस्तों? आपके देखो पृथ्वीराज विजय के अंदर मिलता है, शब्द कल्प द्रुम कोश में मिलता है, आपका लाडनू लेख के अंदर दोस्तों आपका मिलता है, हमीर आसो के अंदर दोस्तों आपके इनका उल्लेख नहीं मिलता। उपयुक्त में से किन स्रोतों में जांगल प्रदेश संपाद लक्ष्य एवं अक्षत्रपुर का उल्लेख मिलता है? तो पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके सीधा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस प्रकार का क्वेश्चन ये पूछा गया? आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दोस्तों आपकी पृथ्वीराज विजय, शब्द कल्पद्रुम कोस और लाडनू लेक, इनमें दोस्तों आपकी जांगल प्रदेश संपाद लक्ष्य और अक्षत्रपुर निवास स्थल का पता चलता है इन लेखों के माध्यम से कि यहाँ पर आपके निवास स्थल थे चौहानों के। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चौहानों की वंश परंपरा के संबंध में निम्न सम्मेलनों पर विचार कीजिए करते दोस्तों। सूची फर्स्ट में स्रोत दे रखे, सूची सेकंड में आपके वंश परंपरा दे रखी है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान किस वंश के थे दोस्तों? आपके पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान दोस्तों आपके जयानक के अनुसार दोस्तों आपके सूर्यवंशी थे। कैसे थे दोस्तों? आपके सूर्यवंशी। तो पहले में क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका 2 आ जाएगा। रायपाल का शिवाड़ी लेख है दोस्तों। इसके अंदर चौहानों किसका वंशज माना है दोस्तों? आपके इंद्र का वंशज माना जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे गए। अचलेश्वर मंदिर की बात करें दोस्तों, इसके अनुसार चौहानों किस वंश का माना गया दोस्तों? आपका वो माना गया दोस्तों चंद्रवंशी। कैसे माना गया दोस्तों? आपके चौहानों को चंद्रवंशी माना गया। किस लेख के अनुसार? अचलेश्वर लेख के अनुसार। अचलेश्वर लेख के अनुसार किस पर माना गया चौहानों को? चंद्रवंशी माना गया दोस्तों। वही बात करें कायम खा रासो और दोस्तों चंद्रावती लेख, इसमें दोस्तों आपके ब्राह्मण वंशी माना गया। कायम खा रासोमी के अंदर दोस्तों चौहान को क्या माना गया? आपका ब्राह्मण वंशी है। और इसके अलावा दोस्तों एक ग्रंथ हो रहा है दोस्तों आपका कौन सा? चंद्रावती लेख बात करें दोस्तों, इसमें भी चौहान को क्या माना गया? आपका ब्राह्मण वंशी माना गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 2, 1, 1, 3, 4,
2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा यहाँ से बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बहुत बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सीधे सीधे स्रोत पूछ जाएगी। चौहानों किस वंश का बना है दोस्तों? पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्यवंशी थे। रायपाल की शिवाड़ी लेख के अनुसार जो चौहान थे वो इंद्र के वंशज बन गए। वही बात करें अचलेश्वर मंदिर लेख के अनुसार, अचलेश्वर मंदिर लेख के अनुसार चौहान आपके चंद्रवंशी थे। और कायम का रासो चंद्रावती लेख के अनुसार चौहान कैसे थे? आपके ब्राह्मण वंशी थे। कैसे थे दोस्तों? आपके ब्राह्मण वंशी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, आरंभिक चौहान शासकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक चौहान शासकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं। दुर्लभ राज ने वत्सराज के सहयोगी के रूप में दोआब, मध्य प्रदेश, पाल और गौड़ देश तक अभियान चलाया। बिल्कुल राइट। वत्सराज कौन थे आपके दोस्तों? प्रत्यार थे। यानी सर प्रारंभ में दोस्तों प्रत्यारों के सामंत थे आपके चौहान। तो यहाँ पर नोट लगा के रख लेना, प्रारंभ में चौहान प्रत्यारों के सामंत थे, प्रत्यारों के सामंत थे। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। गुवक प्रथम प्रत्यार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। बिल्कुल राइट। बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया है कि गुवक प्रथम किसका शासक था दोस्तों? आपके प्रत्यार शासक, जो प्रत्यार शासक थे नागभट्ट द्वितीय का क्या था? आपका सामंत था। गुवक प्रथम ने चौहानों को गुर्जर प्रत्यारों की अधीनता से मुक्त कराया। बिल्कुल राइट। गुवक प्रथम ने दोस्तों चौहानों को गुर्जर प्रत्यारों की अधीनता से मुक्त करवाया। बिल्कुल राइट। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों गुवक से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। कौन कौन से यहाँ पर? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपकी हर्षनाथ मंदिर। कौन सा आपका? हर्षनाथ मंदिर की बात करते हैं दोस्तों। हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर दोस्तों? आपके सीकर। कहाँ पर? आपके सीकर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? आपके इसका निर्माण करवाया था आपके गुवक ने। किसने करवाया था? आपके गुवक ने। अब दोस्तों आप सभी को पता है चौहानों से अलग कैसे हुआ कि प्रत्यारों की बात करें, चौहान प्रत्यार गुर्जर प्रत्यारों की दीनता से मुक्त कैसे कराया गुवक प्रथम ने दोस्तों? इसका उल्लेख के लिए एक प्रमाण आपको आवश्यक है, कारण भी तो पता होना चाहिए ना दोस्तों। इन्होंने अपने शासक को यानी सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रत्यारों का संघर्ष किससे था? आपका कन्नौज पर अधिकार को लेकर प्रश्न था, आपने देखा होगा त्रिपक्षीय संघर्ष हमने पढ़ा था। तो दोस्तों उसी प्रकार गुवक ने दोस्तों कन्नौज के शासक थे आपके, कन्नौज के शासक थे कौन? आपके भोजराज। शासक कौन थे आपके? भोजराज। याद करना दोस्तों। इस भोजराज से दोस्तों आपके गुवक प्रथम ने, गुवक प्रथम थे आपके, तो गुवक प्रथम की दोस्तों बहन थी, गुवक प्रथम की जो बहन थी उसका नाम क्या था? आपका कलावती। और इस कलावती का दोस्तों विवाह किससे करवाया? भोजराज से। गुवक प्रथम ने अपनी बहन कलावती का विवाह किससे करवाया दोस्तों? आपके भोजराज से। और भोजराज कहाँ का शासक था दोस्तों? आपकी कन्नौज का शासक था। कन्नौज से संघर्ष किसका था? आपका प्रत्यारों का संघर्ष था। ठीक है, इस प्रकार प्रत्यारों से पूरे अलग हो गए। और कौन से संबंध बनाए दोस्तों? इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए, वैवाहिक संबंध। ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? ये आपके एसएसटी के अंदर पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, तो आपके भी आ सकता है, फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, चंदनराज एवं उसके पारिवारिक संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या शेष सही है? चंद्रराज एवं उसके पारिवारिक संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या शेष सही है? चंद्रराज ने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया नहीं दोस्तों। दिल्ली के तोमरों को पराजित किया था क्या दिल्ली ने? चंद्रराज ने बिल्कुल किया दोस्तों। ठीक है, आज तक हमने क्या पढ़ा था कि दिल्ली के तोमरों को पराजित करके अधिकार क्या था? आपका विग्रहराज चतुर्थ ने। सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहान शासक कौन था? आपका विग्रहराज चतुर्थ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसको पढ़िए, चंद्रराज ने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन दिल्ली पर अधिकार नहीं किया दोस्तों, दिल्ली पर अधिकार नहीं किया। उसकी पत्नी दोस्तों, चंद्रराज की पत्नी कौन थी? आपकी रुद्राणी, आत्मप्रभा, योगी क्रिया में निपुण थी। बिल्कुल राइट। ठीक है, चंद्रराज की जो पत्नी थी दोस्तों आपकी कौन सी? आपकी रुद्राणी या आत्मप्रभा, योगी क्रिया में निपुण थी, जो प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक अपने इष्ट देव महादेव के समक्ष प्रज्वलित करती थी। वह प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक अपने इष्ट देव महादेव के समक्ष प्रज्वलित करती थी। कौन दोस्तों? आपकी रुद्राणी। ठीक है, तो दोस्तों तीनों कथन सत्य है, तो आपका 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है दोस्तों, चंद्रराज का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रराज है दोस्तों, इसका उत्तराधिकारी कौन था आपका? क्योंकि आपके क्रम पूछा जाता है चौहानों के अंदर,
तो इसका उत्तराधिकारी था दोस्तों आपके वाकपति राज। कौन था दोस्तों आपके? वाकपति राज। वाकपति राज भी दोस्तों आपके 54 में एक प्रबल शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाकपति राज भी याद करना दोस्तों, जो चंद्र राज का उत्तराधिकारी था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी तीनों सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, विग्रहराज द्वितीय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विग्रहराज द्वितीय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 973 ईस्वी के हर्षनाथ लेख में उनकी या उसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल राइट। देखो दोस्तों आपके हर्षनाथ पर एक लेख मिला आपका, हर्षनाथ मंदिर के ऊपर सीकर के अंदर। कहाँ मिला दोस्तों? आपके सीकर के अंदर। कब का है आपका? 973 का। किसके समय का है दोस्तों? आपके विग्रहराज द्वितीय के समय का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, तो बिल्कुल सत्य बात है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। ये भी आपकी सीधा क्वेश्चन पूछे कि विग्रहराज द्वितीय ने दोस्तों आपके गुजरात के चालुक्य शासक किसको पराजित किया था दोस्तों? आपके मूलराज को। बिल्कुल सत्य। उसके पश्चात तत्काल पृथ्वीराज प्रथम शासक बना। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विग्रहराज द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था, यानी इनके बाद शासक कौन बना था? विग्रहराज द्वितीय की बात करें दोस्तों आपके, इनके बाद में शासक बने थे आपके दोस्तों दुर्लभ राज। कौन बने थे आपके? दुर्लभ राज। और दुर्लभ राज के बाद में शासक कौन बने थे दोस्तों आपके? वो बने थे आपके गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय दोस्तों, यहाँ पर याद करना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, क्रम पूछा जाता है आपका, इसलिए साथ साथ में बता रहा हूँ आपको। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वीराज प्रथम आपके शासक नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए अपना, गोविंद तृतीय के संबंध में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है दोस्तों? पृथ्वीराज विजय में उसे वेरीगढ़ की उपाधि दी गई है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, बार बार आपके एग्जाम पूछा जाता है। बार बार आपके एग्जाम पूछा गया है कि पृथ्वीराज विजय में वेरीगढ़ की उपाधि किसे दी गई दोस्तों? आपके गोविंद तृतीय को। फरिश्ता के अनुसार उसने गजनी के शासक को बार बार में आगे बढ़ने से रोका। बिल्कुल राइट। फरिश्ता के अनुसार दोस्तों आपके गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। बिल्कुल राइट। सकराई लेख में उससे महाराजा धीराज कहा गया। सकराई अभिलेख में उससे महाराजा धीराज कहा गया। नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर फिर सकराई लेख में महाराजा धीराज किसे कहा गया दोस्तों? ये कहा गया दोस्तों आपके दुर्लभ राज द्वितीय को। दुर्लभ राज द्वितीय को दोस्तों, ठीक है, याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस चौहान शासक को महाराजा धीराज की उपाधि सकराई लेख में मिली है? तो वो मिली है दोस्तों आपके दुर्लभ राज द्वितीय को दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर 2। निम्न सम्मेलनों पर विचार कीजिए। निम्न सम्मेलनों पर विचार करना। देखो सूची फर्स्ट में शासक दे रखे, सूची सेकंड में विशेष घटना या तथ्य दे रखे। चलो देखते हैं। दुर्लभ राज द्वितीय की बात करें दोस्तों, दुर्लभ राज द्वितीय की बात करें तो इन्होंने दोस्तों नाडोल के महेंद्र चौहान को परास्त किया था। बिल्कुल राइट। दुर्लभ राज द्वितीय ने दोस्तों आपके नाडोल के महेंद्र चौहान को परास्त किया। वाक्यपति राज द्वितीय की बात करें दोस्तों आपके, इन्होंने क्या किया दोस्तों आपके मेवाड़ के अंबा प्रसाद को पराजित किया। मेवाड़ के अंबा प्रसाद को पराजित किसने किया दोस्तों? आपके वाक्यपति राज द्वितीय ने। विग्रहराज तृतीय या विसल की बात किया दोस्तों, इन्होंने क्या किया दोस्तों आपके, बताओ भाई? दुर्लभ राज तृतीय का भाई था ये आपका। किसका भाई था दोस्तों? आपके दुर्लभ राज तृतीय का भाई। दुर्लभ राज तृतीय का क्या था? भाई था दोस्तों। पृथ्वीराज प्रथम की बात करें दोस्तों, इन्होंने पुष्कर के ब्राह्मणों की रक्षा हेतु 700 चालुक्यों का वध किया। बिल्कुल राइट। पृथ्वीराज प्रथम ने दोस्तों आपके पुष्कर के ब्राह्मणों की रक्षा हेतु 700 चालुक्यों का कर दिया आपका दोस्तों, वध कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फैक्ट क्वेश्चन आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए आपकी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के रूप में इस क्वेश्चन को समझा गया आपका दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके पृथ्वीराज प्रथम ने जो सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्री थे उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की थी। जो सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के अंदर है दोस्तों, उसके जाने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी किसने की थी दोस्तों? आपके पृथ्वीराज ने की थी दोस्तों आपके। विग्रहराज तृतीय का था दोस्तों, जिसे विसल के नाम से भी जाना जाता था। ये दोस्तों आपके दुर्लभ राज तृतीय का भाई था दोस्तों। किसका था? दुर्लभ राज तृतीय का भाई था। वाकपति राज सेकंड ने दोस्तों मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को पराजित किया था। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया आपका।
ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। वैसे देखिए टॉपिक वाइज की बात करें, रिकॉल वाले क्वेश्चन, सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, लेकिन 2025 का जो पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से इस प्रकार क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न कथनों का कारण पर विचार कीजिए। कथन ये दे रखा है आपका, दुर्लभ राज द्वितीय का शासनकाल चौहान गजनवी संघर्ष की पुष्टि से महत्वपूर्ण था। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। दुर्लभ राज द्वितीय का शासनकाल चौहान गजनवी संघर्ष की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। बिल्कुल राइट। 1077 ईस्वी में गजनी के सुल्तान के आक्रमण का उसने सफल प्रतिरोध किया, यद्यपि वह स्वयं युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है दोस्तों आपके। दुर्लभ राज द्वितीय जिन्होंने दोस्तों आपकी गजनी के सुल्तान के आक्रमण का सामना किया था और उसमें प्रतिरोध किया दोस्तों, और उसमें स्वयं क्या हो गए थे दोस्तों आपकी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कब? 1077 ईस्वी के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही था। आर की सही स्पष्टीकरण है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न में से असंगत की पहचान कीजिए। निम्न में से हमें असंगत की पहचान करनी है। चलो करते हैं। सकराय लेख में दुर्लभ राज द्वितीय को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल सत्य बात है। पृथ्वीराज विजय गोविंद तृतीय को वेरीगढ़ की उपाधि दी गई थी। बिल्कुल राइट। पृथ्वीराज विजय के अंदर दोस्तों आपकी गोविंद तृतीय को वेरीगढ़ की उपाधि दी गई है। बिल्कुल सत्य बात है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय द्वारा गजनी के शासक को मारवाड़ में जाने से रोका था। बिल्कुल राइट, हम पढ़ चुके हैं। हर्षलेख दोस्तों आपकी 973 का है, यानी किसके समय का? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए विग्रहराज सेकंड के समय का है दोस्तों, समय का है। और इसमें पृथ्वीराज प्रथम की विजय का उल्लेख नहीं मिलता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर याद करना, एक क्वेश्चन और बनता है आपका। क्या बनता है आपका? हर्ष लेख के अंदर दोस्तों आपके इस लेख के अंदर, इस लेख में वाघपति राज को महाराज की उपाधि से संबोधित किया गया। महाराज की उपाधि से संबोधित, तो सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महाराज की सबसे पहले दोस्तों आपके उपाधि किसने धारण की थी? वो की थी दोस्तों आपके वाघपति राज ने। इसकी पुष्टि कौन सा लेख करता है दोस्तों आपका? इसकी पुष्टि करता है दोस्तों आपके हर्षनाथ लेख, जो कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों आपके? सिक्कर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों आपके? सिक्कर के से प्राप्त हुआ। किसके समय का था दोस्तों आपके? विग्रहराज द्वितीय के समय का ये था दोस्तों। गुहक प्रथम ने दोस्तों आपके हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके गुहक प्रथम ने करवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असंगत पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, अजय राज की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा यह से कथन सही है? अब अजय राज की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर। देखिए देखा, 1113 ईस्वी में अजय मेरू नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिल्कुल राइट। 1113 ईस्वी में बात करें, अजय मेरू नगर बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। किसने? अजय राज ने। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा प्रश्न दे रखा है आपका ऑप्शन, अजय पीरिय द्रम नामक चांदी के सिक्के, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। बिल्कुल राइट। अजय पीरिय द्रम नामक चांदी एवं तांबे के सिक्के किसने चलाए दोस्तों? आपके अजय राज ने चलाए। उसकी कुछ मुद्राओं पर रानी सोमलवती या सोमलेखा का नाम अंकित है। बिल्कुल राइट। तीनों क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम पूछे जा चुके हैं, तीनों सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अजय राज। अजय राज की बात करें दोस्तों, इसका काल की बात करें तो काल भी याद करना, क्योंकि काल पूछा जा चुका है। 1105 में दोस्तों ये शासक बने थे और 1133 तक दोस्तों शासक बने। ठीक है। इसके इन काल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपके चौहानों के निर्माण काल, यानी चौहान साम्राज्य के निर्माण काल माना जाता है। चौहान साम्राज्य का निर्माण काल, चौहान साम्राज्य का निर्माण काल दोस्तों कौन से काल को कहा जाता है? आपके अजय राज्य काल को कहा जाता है। एक उपाधि है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछ जाती है, उपाधि कौन सी? आपकी गजन मातंग। गजन मातंग की उपाधि की बात करें दोस्तों, ये कब मिली थी दोस्तों? इन्होंने जो आपके गजनी के शासक, कौन आपके गजनी के शासक? कौन थे? सालार हुसैन दोस्तों। सालार मूवी भी आपकी प्रभास की, लेकिन सालार हुसैन की बात करें को पराजित कर धारण की, पराजित कर धारण की दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गजन मातंग की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? आपके अजय राज ने धारण की थी। कब? उन्होंने गजनी के शासक सालार हुसैन को पराजित कर धारण की थी। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपके
युद्धों की बात करें तो इन्होंने दोस्तों आपके उज्जैन पर आक्रमण कर मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त किया था, नरवर्मन को परास्त किया। परास्त किया सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस नरवर्मन को परास्त कर दोस्तों आपके नरवर्मन के सेनापति थे, सेनापति कौन थे आपके दोस्तों आपके सुलहन। और इस सुलहन को क्या बनाया दोस्तों आपके बंदी बनाया, बंदी बनाया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया। कौन से धर्म से जुड़े हुए थे दोस्तों आपके, शैव धर्म से जुड़े हुए थे। कौन से धर्म से लंबे थे आपके दोस्तों, शैव धर्म का प्रभाव था इनके ऊपर, जो बार बार आपका एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अणुराज के शासनकाल एवं सैन्य उपलब्धियों के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। अणुराज के शासनकाल एवं सैन्य उपलब्धियों के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। उसका शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी तक माना जाता है, बिल्कुल राइट। अणुराज का शासनकाल की बात करें तो 1133 से 1155 तक माना जाता है, बिल्कुल राइट। उसने तुर्कों एवं मालवा के नरवर्मन को परास्त किया, बिल्कुल राइट। इसके पिताजी ने भी परास्त किया था, यानी अनुराज के पिताजी क्या थे दोस्तों आपके अजयराज, इन्होंने भी दोस्तों आपके नरवर्मन को क्या कहता दोस्तों आपके परास्त किया था। वह गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को निर्णायक रूप से पराजित करने में सफल रहे नहीं दोस्तों। यह गलत हो जाएगा आपका, यह आपका गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो गया था दोस्तों आपके गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से क्या हो गए थे दोस्तों आपके असफल, यानी पराजित हो गए थे, असफल। तो पहला और दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों आपके अनुराज की बात करें दोस्तों आपके क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए अनुराज से। अनुराज की बात करें दोस्तों, काल की बात करें तो काल अभी देखा हमने क्वेश्चन में 1133 में शासक बनते हैं, अंजयराज के बाद 1155 रहते हैं। यानी दोस्तों इनके पिताजी का नाम क्या था आपका, इनके पिता थे दोस्तों आपके अजयराज। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ पर। अनुराज की बात करें दोस्तों आपके, सबसे पहले बात करें दोस्तों आपके, इन्होंने 1135 में 1135 में किसको हराया दोस्तों आपके पंजाब प्रांत के, पंजाब प्रांत की बात करें आपके सुल्तान बहराम शाह को पराजित किया। सॉरी, पंजाब प्रांत के सूबेदार थे आपके, कौन थे दोस्तों आपके सूबेदार, सलहर हसन को पराजित किया, को पराजित किया। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर। अनुराज की बात करें, इन्होंने चालुक्य शासक की बात करें आपके, चालुक्य शासक थे आपके कौन, जय सिंह सिद्धराज, चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज। इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम क्या था दोस्तों आपकी कांचन देवी, कांचन देवी। और इसी की पुत्री से दोस्तों कांचन देवी से विवाह किया किसने, अनुराज ने। क्या किया दोस्तों आपके विवाह। और चालुक्य के साथ दोस्तों संबंध सुधारे, लेकिन कुमारपाल के समय दोस्तों आपके पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गए। चालुक्य शासक बने कुमारपाल के समय पुनः चालुक्य संघर्ष शुरू। किसके समय दोस्तों आपके कुमारपाल के समय, कुमारपाल के समय दोस्तों पुनः संघर्ष चालू हो गया इनके बीच। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इनके बात करें कुमारपाल के मध्य हुए युद्ध का वर्णन, युद्ध का वर्णन की बात करें का उल्लेख इसमें मिलता है दोस्तों, वो मिलता है दोस्तों आपके एक कविता अपनी दयाश्रय महाकाव्य, दयाश्रय महाकाव्य। और इसके रचनाकार कौन थे आपके दोस्तों, हेमकट, हेमचंद्र, कौन थे आपके हेमचंद्र थे दोस्त। और इसकी रचनाकार थे दयाश्रय महाकाव्य। इसके अंदर दोस्तों आपके अनुराज और आपके कुमारपाल के युद्ध का वर्णन मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों आपकी मेरुतरंग की रचना है, आपकी मेरुतरंग की रचना है दोस्तों आपकी, मेरुतरंग की रचना कौन सी है आपके दोस्तों, चिंतामणि, चिंतामणि।
इन दोनों ग्रंथों के अंदर दोस्तों आप बात करें कुमारपाल और अनुराज के संघर्ष का उल्लेख मिलता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आपके अनुराग से क्वेश्चन पूछा था निर्माण काल समय इन्होंने किसका निर्माण करवाया था। दोस्तों इन्होंने निर्माण करवाया था एक तो आपके अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील, और दूसरी थी दोस्तों आपकी पुष्कर। इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों आपके अनुराज ने निर्माण करवाया था। वही बात करें दोस्तों आपके अनुराज की हत्या किसने की थी आपकी, बता भाई अनुराज की हत्या किसने की, इनकी हत्या किसने की, तो हत्या की थी दोस्तों आपके जगदेव ने। किसने की थी दोस्तों आपके जगदेव ने। पितरहंता कहलाते चौहानों में कौन, जगदेव। अनुराज के दोस्तों कवि कौन थे आपके, इनके कवि थे दोस्तों आपके देवबोध, और इसके अलावा दोस्तों आपके धर्म घोष। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। दरबारी कवि कौन थे आपके, देवबोध और धर्म घोष। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनुराज के दरबारी कवि कौन थे। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे आपके वो सारे मैंने करवा दिए यहाँ पर, और इसको अच्छे से विश्लेषण इसलिए क्या है कि यहाँ से यदि फिर से क्वेश्चन पूछे तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, विजयराज चतुर्थ के शासनकाल के संदर्भ में निम्न विचार कीजिए। कहते हैं उसका शासनकाल दोस्तों 1158 से 1163 के मध्य माना जाता है, बिल्कुल राइट। 1158 से 1163 के मध्य माना जाता है दोस्तों। इसका जो काल है ये क्या कहलाता है आपका, चौहानों का स्वर्णकाल, चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। अगली लाइन दे रखी है वैसे तो, दशरथ शर्मा ने उसके काल को चौहानों का स्वर्णकाल से निर्मित किया है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। वह दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था, बिल्कुल राइट। अभी मैंने पीछे बताया ना, एक क्या बताया था मैंने पीछे आपके, एक चौहान शासक आए थे जिसने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया था, चंद्रराज। कौन आए थे आपके, चंद्रराज। पीछे हमने पढ़ा चौहान शासक, लेकिन उन्होंने दिल्ली पर अधिकार नहीं किया था, मैंने पीछे लाइन बोली है आपको। लेकिन दोस्तों दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक कौन बना आपका, विग्रहराज चतुर्थ बना दोस्तों, सॉरी, तोमर शासक तंवरपाल को पराजित कर, तंवरपाल को पराजित कर किस पर अधिकार किया दोस्तों, आपके दिल्ली पर अधिकार किया। तो पहला दूसरा तीसरा सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, विजयराज चतुर्थ की विजयों के संबंध में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है। विजयराज चतुर्थ की विजयों के संबंध में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है। उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया, यानी अधिकार स्थापित किया, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। उसने गढ़वाल शासक विजय चंद्र को युद्ध में परास्त किया, बिल्कुल राइट। गढ़वाल शासक थे कौन आपके, कन्नौज के। कहा कहते दोस्तों आपके कन्नौज पर, क्योंकि पटियारों के बाद में दोस्तों कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया था आपका, गढ़वाल शासकों का अधिकार हो गया था। ठीक है, चंद्रदेव गढ़वाल हमने पीछे पढ़ा था अपने पटियारों के अंदर, जिन्होंने कन्नौज के जो यशपाल थे पटियार शासक अंतिम, जिसके उसको पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था। फिर दोस्तों आपके विजयराज चतुर्थ ने कन्नौज के शासक थे आपके विजय चंद्र उस समय, तो युद्ध में परास्त कर दिया, बिल्कुल सत्य बात है। उसने चालुक्य कुमारपाल से पाली जालौर नागौर छीन लिए, बिल्कुल राइट। चालुक्य शासक कौन था आपका, कुमारपाल, और पिताजी से संघर्ष पहले ही मिला था इनको, तो उनको पराजित कर दोस्तों आपके पाली जालौर और नागौर छीन लिए। पहला दूसरा और तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन ले लिए मैंने प्रत्येक लाइन से, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विग्रहराज चतुर्थ से, क्योंकि सारे इंपोर्टेंट है विग्रहराज चतुर्थ के लिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया गया ये आपका। घटना और तथ्य दे रखे, सूची निम्न सम्मेलनों पर विचार कीजिए। सूची फर्स्ट में घटना और तथ्य दे रखे, सूची सेकंड में दोस्तों आपके स्रोत और संदर्भ दे रखे। देखिए किस संदर्भ में प्राप्त होता है। देखो इस सारे पंजाब के प्रदेशों पर अधिकार किया था किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। किसके अनुसार दोस्तों आपका बता भाई, ललित विग्रहराज नाटक, सोमदेव ने लिखी थी दोस्तों आपके मुस्लिम सत्ता से संघर्ष, उत्तर दिशा में भौगोलिक विस्तार, मलेच्छ दमन की नीति। तो पहले में क्या जाएगा दोस्तों आपके मुस्लिम सत्ता से संघर्ष। तो पीछे हमने देखा था ना, पीछे पंजाब का सूबेदार कौन था, अनुराज के समय क्वेश्चन देखा था हमने। देखिए मैं बताता हूँ आपको, पीछे अनुराज में जाते हैं हम। ये देखिए दोस्तों अनुराज के समय गए हम, और दोस्तों अनुराज ने दोस्तों आपके ये रहा 1135 ईस्वी में पंजाब के प्रांत के सूबेदार थे कौन आपके, सलहर हसन। कौन थे आपके, सलहर हसन थे, इसको पराजित किया था। यानी पंजाब में कौन थे आपके, मुस्लिम सत्ता थी। कौन सत्ता थी आपकी, मुस्लिम सत्ता। और विग्रहराज चतुर्थ ने सबसे पहले किसको अधिकार किया दोस्तों आपके, हिसार और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार किया, यानी मुस्लिम सत्ता से दोस्तों संघर्ष प्रारंभ किया था किसने, विग्रहराज चतुर्थ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चौहानों के किस शासक ने सर्वप्रथम पंजाब और हिसार प्रदेशों पर अधिकार किया था, तो वह थे आपके विग्रहराज चतुर्थ।
राज्य की सीमा शिवालिक सहारनपुर तक विस्तार, यानी सबसे ज्यादा सीमा का विस्तार किसने किया? आपके विग्रहराज चतुर्थ किया। तो दूसरा किसमें आ जाएगा दोस्तों? आपके तीसरी। उत्तर दिशा में भौगोलिक विस्तार का प्रारंभ किसने किया था? आपके विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। याद करना दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपका, आर्यवर्त आर्यवर्त को आर्यभूमि बनाने का उल्लेख किसमें मिलता है? आर्यवर्त को आर्यभूमि, यानी बात करें चौहानों का शासक था, आर्यवर्त को आर्यभूमि बनाने का उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? बताओ भाई। मलेच्छों का दमन करके। तीसरा किसमें आ जाएगा दोस्तों? आपके 4 के अंदर मलिच्छ दमन नीति। अमीर खुसरो अमीर की पराजय, अमीर खुसराहो की पराजय दोस्तों आपके ललित विग्रहनाथ नाटक में इसका उल्लेख मिलता है। तो पहला किसमें आ जाएगा दोस्तों? आपका चौथा पहले के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपकी ललित विग्रहनाथ में दोस्तों आपके देशल देवी के साथ प्रेम प्रसंग का उल्लेख भी मिलता है। देशल देवी के साथ प्रेम प्रसंग, ये उल्लेख भी किसमें मिलता है दोस्तों? आपके ललित विग्रहराज नाटक के अंदर मिलता है दोस्तों, जो किसने लिखी थी? सोमदेव ने लिखी थी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ की सांस्कृतिक उपलब्धियों के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। सांस्कृतिक उपलब्धियों के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है दोस्तों हमें। उसने बिसलपुर बसाकर वहां झील का निर्माण करवाया। बिल्कुल टोंक के अंदर जो वर्तमान में बिसलपुर बांध है, आपने देखा होगा, किसके द्वारा बनाया गया था? आपका विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया था। तो पहला बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका। हरिकेली नाटक की रचना, हरिकेली की रचना स्वयं विग्रहराज ने की तथा ललित विग्रहराज ने उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने लिखा। बिल्कुल राइट। जयानक भट्ट ने उसे कवि बांधव यानी कटिबंधु की उपाधि प्रदान की। बिल्कुल राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे, सब कुछ पूछा जा चुका है। ऐसे तीनों लाइन आपके एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। यानी कवि कटिबंधु की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? आपके जयानक भट्ट ने दी थी। और इसकी रचना कौन सी थी जयानक भट्ट की दोस्तों? विजयराज विजय, सॉरी, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्न में से कौन सा यह सही कथन विग्रहराज की धार्मिक नीति को सही निरूपित करती है? धार्मिक नीति को सही रूप से निरूपित करती है कौन सा कथन दोस्तों? वह शैव मतावलंबी होते हुए भी जैन मंदिरों का निर्माण के समर्थक थे। बिल्कुल राइट। शैव मतावलंबी होते हुए भी जैन मंदिरों के निर्माण के समर्थक थे कौन? विग्रहराज चतुर्थ। बिल्कुल राइट। धर्मघोष सूर्य के कहने पर उसने एकादशी को पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। बिल्कुल राइट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जा चुका है। किस विद्वान यानी दरबारी विद्वान के कहने पर दोस्तों उन्होंने एकादशी को पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था विग्रहराज चतुर्थ ने? तो वो थे आपके धर्मघोष सूर्य। तो दूसरा भी बिल्कुल सत्य है। उसने केवल 6 मठों को ही संरक्षण दिया और अन्य संप्रदायों की उपेक्षा की? नहीं दोस्तों, उन्होंने सभी धर्मों को अपनाया, सभी धर्मों की संरक्षण प्रदान किया। ऐसा नहीं केवल शैव को संरक्षण प्रदान किया, ये गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्न कथनों कारण की पहचान कीजिए। निम्न कथनों कारण की हमें पहचान करनी है, चलो करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ का शोक के दिल्ली शिवालिक के स्तंभ पर अभिलेख अंकित कराया जाना उसकी सार्वभौमिक महत्वाकांक्षा का द्योतक है। बिल्कुल राइट। यानी दिल्ली के जो विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों दिल्ली पर जो अशोक के दिल्ली शिवालिक स्तंभ था, लोह स्तंभ था, उस पर लेख अंकित करवाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल सत्य बात है। यानी उसकी सार्वभौमिक महत्वाकांक्षा का द्योतक है। यह अभिलेख दोस्तों 9 अप्रैल 1163 ईस्वी को उत्तीर्ण कराया गया तथा इससे उसकी उत्तरी भारत में प्रतिष्ठा का संकेत मिलता है। बिल्कुल राइट। यानी कारण भी सही है। यह अभिलेख 9 अप्रैल 1163 ईस्वी को उत्कीर्ण कराया गया तथा इससे उसकी उत्तर भारत में प्रतिष्ठा का संकेत मिलता है। बिल्कुल सत्य। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी आर और ए और आर दोनों सही है। तो आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, पृथ्वीराज द्वितीय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज द्वितीय के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना, चलो करते हैं। उसने अपने मामा गुहिल वंशी किलहन को हास्य दुर्ग का अधिकारी नियुक्त किया। बिल्कुल राइट। उसके मामा थे कौन? पृथ्वीराज द्वितीय के कौन? आपके गुहिल वंशी किलहन को हास्य दुर्ग का अधिकारी नियुक्त किया। बिल्कुल राइट। अधिकारी नियुक्त किया, बिल्कुल सत्य बात दोस्तों। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। उसने सतलज तटवर्ती पंचपट्टन राज्य पर आक्रमण कर वहां के शासक को बंदी बनाया। बिल्कुल राइट। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। उसने गुजरात के चालुक्य कुमारपाल को निर्णायक रूप से पराजित किया। नहीं दोस्तों, क्या आपका गलत हो जाएगा आपका। तो पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर के शासन एवं प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सोमेश्वर के शासन एवं प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। उसने अपने मंत्री कदमवास या केमास की सहायता से शासन का संचालन किया, बिल्कुल राइट। यानी उनके मंत्री कौन थे आपके, कदमवास या केमास की सहायता से शासन का संचालन किया। बिजोलिया विलेख 1169-70 ईस्वी का उत्कीर्ण उसके काल में, बिल्कुल राइट। पीछे हम पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, उक्त अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि से संबोधित किया गया है, बिल्कुल राइट। बिजोलिया अभिलेख में दोस्तों आपके सोमेश्वर किस उपाधि से संबोधित किया गया, आपका प्रताप लंकेश्वर से। सही बात है क्या दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय से आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं उतने क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रारंभिक शासनकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक शासनकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। चलो करते हैं। वह 11 वर्ष के अल्पायु में अजमेर का शासक बना, बिल्कुल राइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पृथ्वीराज तृतीय कितने वर्ष की आयु में अजमेर के शासक बने थे, 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे। उसकी माता दोस्तों कर्पूरी देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन संचालन किया। प्रारंभ के अंदर दोस्तों कर्पूरी देवी के अधीन दोस्तों शासन किया था किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने। 1178 ईस्वी में उसने स्वयं राजकार्य अपने हाथों में ले लिया, बिल्कुल राइट। 1178 में दोस्तों आपकी कर्पूरी देवी को संरक्षिका यानी बड़ा हो गया, फिर आपके पृथ्वीराज हटा दिया और अपने आप यानी स्वयं शासक घोषित हो चुके थे 1178 में। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज की आरंभिक विजयों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज की आरंभिक के विजयों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। नागार्जुन ने गुड़गांव पर अधिकार कर विद्रोह किया था, बिल्कुल। नागार्जुन चाचा थे दोस्तों। नागार्जुन ने गुड़गांव पर अधिकार कर विद्रोह किया था, बिल्कुल राइट। पृथ्वीराज ने कदमवास या केवास के नेतृत्व में इसे पराजित किया, बिल्कुल राइट। नागार्जुन विग्रह चतुर्थ का ज्येष्ठ पुत्र था, नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। नागार्जुन कौन था दोस्तों, फिर ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे दोस्तों, आपके सोमेश्वर से छोटे थे, आपके छोटे थे दोस्तों, यानी जो पृथ्वीराज थे उनके पिता से छोटे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, पहला, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1182 ईस्वी में तुमुल या महोबा युद्ध के संदर्भ में इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये युद्ध आपके परमर्दी देव चंदेल के विरुद्ध हुआ था, बिल्कुल राइट। भाई तुमुल या महोबा का युद्ध 1182 में हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था आपका, ये हुआ था दोस्तों आपके परमर्दी देव चंदेल के विरुद्ध हुआ था, बिल्कुल राइट। युद्ध में दोस्तों आपके आला और उदल वीरगति को प्राप्त हुए, बिल्कुल राइट। किसके सेनापति थे दोस्तों आपके, सेनापति की बात करें तो किसके थे दोस्तों आपके, चंदेल शासक, परमर्दी देव चंदेल के, चंदेल के। विजय के पश्चात पृथ्वीराज ने पुंजन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया, बिल्कुल राइट। विजय के पश्चात दोस्तों पृथ्वीराज ने पुंजन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया, बिल्कुल राइट। दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, बंडानकों के दमन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंडानकों के दमन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उतने सारे क्वेश्चन लिए मैंने इसमें। यह अभियान 1182 में सतलज प्रांत हिसार और गुड़गांव क्षेत्र में हुआ, तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। समसामयिक लेखक जिनपति सूरी ने इसका उल्लेख किया, बिल्कुल राइट। समसामयिक लेखक उस समय जो लेखक थे कौन, आपके जिनपति सूरी ने इसका उल्लेख किया, बिल्कुल राइट। यह अभियान महोबा विजय के पश्चात संपन्न हुआ, नहीं दोस्तों, महोबा से पहले हुआ था, महोबा से पहले हुआ था। तो पहला, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय, गुजरात के चालुक्य शासक थे कौन, आपके भीमदेव द्वितीय के साथ पृथ्वीराज के संघर्ष के कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। करते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के अनुसार इच्छनीय से विवाह इस संघर्ष का कारण था, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। चंद्र बरदाई इसके लेखक थे। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार इच्छनी देवी से विवाह इस कारण का संघर्ष था, बिल्कुल राइट। इच्छनी देवी कहाँ की थी, आपकी सिरोही की थी दोस्तों। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार सीमा सन्निकटता एवं महत्वाकांक्षा वास्तविक कारण थे, बिल्कुल राइट। प्रारंभिक झड़पों के समय जगदेव पतियार ने मध्यस्थता की, प्रारंभिक जब झड़पें हुई थी आपकी चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय और आपके पृथ्वीराज तृतीय के बीच, तो जगदेव पतियार ने दोस्तों मध्यस्थता की थी, बिल्कुल सत्य बात है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वीराज एवं कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पृथ्वीराज राजस्व में सहयोगिता स्वयंवर प्रसंग का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों ये तो आपकी। और ये दोस्तों एक काल्पनिक घटना है, ऐसी सहयोगिता नाम की कोई लड़की नहीं थी और तुमने बुक में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन हमें याद करना क्योंकि अपने सिलेबस में इस प्रकार खानी गढ़ी गई है। पृथ्वीराज ने जयचंद को परास्त किया, बिल्कुल। सहयोगिता जयचंद की पुत्री बताई गई है, बिल्कुल राइट। समकालीन फारसी स्रोत सहयोगिता अपहरण कथा की पुष्टि करते नहीं करते दोस्तों? देखो उसके समय जब उस समकालीन आपके फारसी स्रोत सहयोगिता अपहरण कथा की पुष्टि करते नहीं करते, ऐसी सहयोगिता नाम की कोई लड़की नहीं थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर असत्य हो जाएगा दोस्तों। पुष्टि करते हैं, सॉरी ये तो पुष्टि करते हैं, आपके पुष्टि नहीं करते, ये तो लिखा चाहिए पुष्टि करता है, ये दे रखी थी तो ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के संघर्ष के संदर्भ में निम्न कथन विचार कीजिए। ये अपने अंतिम क्वेश्चन है। गजनी पर मियासुद्दीन गौरी का अधिकार था, बिल्कुल राइट। कहाँ पर अधिकार था? गजनी पर मियासुद्दीन गौरी का अधिकार था और गजनी से तो आपके प्राचीन पीढ़ियों का संघर्ष था आपका पृथ्वीराज का। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को गजनी का गवर्नर नियुक्त किया गया, बिल्कुल सत्य बात है। विभिन्न ग्रंथों में चौहान तुर्क संघर्षों की संख्या भिन्न भिन्न बताई गई है, बिल्कुल राइट। विभिन्न ग्रंथों में चौहान तुर्क संघर्षों की संख्या भिन्न भिन्न बताई गई है, बिल्कुल सत्य बात है। तो पहला दूसरा तीसरा आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। जैसे हम बात करें आपकी, जैसे पृथ्वीराज राजस्व की बात करें, हम पृथ्वीराज राजस्व की बात करें तो उसके अंदर दोस्तों आपकी 21 संख्या बताई गई है। कितनी आपकी? 21। हमीर महाकाव्य में दोस्तों आपकी 7। हमीर महाकाव्य में कितनी बताई गई दोस्तों? आपकी 7 बताई गई है। वहीं बात करें दोस्तों आपके पृथ्वीराज प्रबंध कोष की बात करें उसमें 20। उसमें कितनी बताई गई है? आपकी 20 बार। सुजन चरित्र की बात करें उसमें 21 बार, 21 बार बताई गई दोस्तों आपके, ठीक है। चिंतामणि में आपकी 23 बार, चिंतामणि में 23 बार। और दोस्तों पृथ्वीराज को विजेता बताया गया। इन सभी में दोस्तों आपकी पृथ्वीराज को विजेता बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1178 ईस्वी में गुजरात अभियान के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। 1178 ईस्वी में गुजरात अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। मोहम्मद गौरी ने नागौर को लूटा तथा पृथ्वीराज को अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा, बिल्कुल सत्य बात है। मोहम्मद गौरी ने नागौर को लूटा उस समय और पृथ्वीराज को अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेजा। पृथ्वीराज ने इनकार के बाद नाडोल के चौहान सामंत कीर्तिपाल ने कायंद्रा सिरोही में प्रतिरोध किया, बिल्कुल राइट। जब पृथ्वीराज ने इनकार कर दिया तो इनकार के बाद दोस्तों नाडोल के चौहान सामंत थे आपके कीर्तिपाल ने कायंद्रा सिरोही में प्रतिरोध किया। इस अभियान में गौरी को तत्काल पृथ्वीराज ने तराइन में पराजित किया। नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा, तो पहला दूसरा सही है और तीसरा आपका गलत है। 1178 की बात है दोस्तों। ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से या से कथन सही है दोस्तों आपका? मोहम्मद गौरी तबर हिंद सरहिंद किले को जीतकर काजी जियाउद्दीन को सौंपा, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। युद्ध तराइन करनाल क्षेत्र में हुआ, करनाल हरियाणा के अंदर पड़ता है, बिल्कुल सत्य बात है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ तथा बाद में पृथ्वीराज ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया, बिल्कुल राइट। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा आपका, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में पराजित हुआ, बिल्कुल सत्य बात है। उसे सिरसा के निकट बंदी बना लिया गया, बिल्कुल राइट है। उसके मंत्री सोमेश्वर शत्रु दल के से जा मिला, बिल्कुल राइट। पृथ्वीराज का मंत्री था कौन? आपके सोमेश्वर। वो किससे जाके मिला? आपका शत्रु दल से जा मिला, बिल्कुल सत्य बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर को जयचंद की उपाधि दी गई है। पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असत्य है दोस्तों आपका? इस युद्ध के बाद भारत में तुर्की शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुर्की शासन की स्थापना का मार्ग किस युद्ध के बाद भारत में प्रशस्त हुआ? तो था आपका दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में भारत आए, बिल्कुल राइट, और अजमेर में अपनी दरगाह की स्थापना की। पृथ्वीराज अपने सेनानायक स्कंद एवं उदयराज को साथ लेकर युद्ध में उतरा, नहीं दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। 1192 ईस्वी का चौहान साम्राज्य के पतन का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका
असत्य कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, यानी अपने दो सेनानायक स्कंद और उदयराज को तो ले ही नहीं गए थे, युद्ध में नहीं लेके गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संघर्ष के कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संघर्ष के कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है दोस्तों। पहला क्या दे रखा है आपका, भारतीय की विकेंद्रित राजनीति की स्थिति, बिल्कुल राइट। गौरी साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से चौहान शक्ति का दमन, बिल्कुल राइट। मोहम्मद गौरी द्वारा स्वयं को मोहम्मद गजनवी का उत्तराधिकारी बनना, बिल्कुल राइट। भारत की संपदा के प्रति आकर्षण, बिल्कुल राइट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे कारण आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु एवं तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात घटनाक्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं। मिन्हास उस सिराज की तबकात ए नासिरी के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज को मृत्युदंड दिया, बिल्कुल सत्य बात है। प्रिस्ता ने भी इस मत की पुष्टि की है, बिल्कुल राइट। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार 1193 ईस्वी में तारागढ़ से प्राप्त सिक्के युद्धोत्तर संबंधों की ओर संकेत करते हैं, बिल्कुल राइट। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम निजामी तथा अन्य स्रोतों के आधार पर पृथ्वीराज गौरी संबंधों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा। ताज उल मासिर के अनुसार गौरी पृथ्वीराज को अजमेर में अपना प्रतिनिधि बनाना चाहता था, बिल्कुल राइट। दूसरा दे रखा आपका तबकात ए नासिरी पृथ्वीराज की मृत्यु का उल्लेख करती है, बिल्कुल राइट। 1193 ईस्वी में सिखों से दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का संबंध का संकेत नहीं मिलता दोस्तों, मिलता है 1193 ईस्वी में सिक्का मिलता है, जिसमें एक और मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ था, एक बार आपका पृथ्वीराज तृतीय लिखा हुआ था। तो ये आपका उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 3। इतिहासकारों में इस विषय में मतभेद पाया जाता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। यानी ताज उल मासिर है दोस्तों आपकी, तो ये आपका कथन लगभग सही माना जाता है, क्योंकि इसके बाद सिक्के मिलते हैं पृथ्वीराज तृतीय और आपके मोहम्मद गौरी के सिक्के मिलते हैं, जिनके साथ में सिक्के प्रचलित थे। तो यह दीनता का प्रतिनिधित्व दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर 3 संकेत मिलते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज की पराजय के कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पराजय के कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संगठनात्मक समता का भाव, बिल्कुल संगठनात्मक समता का भाव था। गुप्तचर व्यवस्था की अकर्मण्यता, यानी गुप्तचर व्यवस्था इतने सटीक तरह से काम नहीं कर पाई, क्योंकि 1191 में जब आपने हराया था तो गुप्तचरों ने क्या सोचा, अब मोहम्मद गौरी आक्रमण नहीं करेगा। परंपरागत सैन्य पद्धति एवं पैदल सेना का अत्यधिक निर्भर था, यह भी एक प्रमुख कारण था। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन एवं कारण आर दे रखा है। कथन क्या दे रखा है दोस्तों आपका, पृथ्वीराज का शासनकाल सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समर्थ माना जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। उसके दरबार में जयानक, चंद्रबरदाई, विद्यापति गौड़ आदि विद्वान उपस्थित थे तथा संस्कृत शिक्षा के लिए सरस्वती कंठाभरण विद्यालय कार्यरत थे, बिल्कुल राइट। तो ए और आर दोनों सत्य तथा आर की स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सम्मेलनों पर विचार कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो वो बात करते हैं जयानक की बात करें दोस्तों, तो इसके अनुसार दोस्तों पृथ्वीराज विजय के रचयिता थे आपके, दूसरे हो जाएगा। चंद्रबरदाई की बात करें दोस्तों आपके, पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे, यानी शुरुआत इन्होंने की थी, जयललिता ने दोस्तों इसकी पूर्ण की थी, तीसरे में हो जाएगा दोस्तों आपका। पद्मनाभ की बात करें दोस्तों आपके, तो किसी में आ जाएगा दोस्तों आपके शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद विभाग। दशरथ शर्मा की बात करें दोस्तों आपकी, तो दोस्तों पृथ्वीराज को योग्य एवं रहस्यमय शासक बताने वाले इतिहासकार कौन थे आपके, दशरथ शर्मा। तो 2, 3, 1, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन, पृथ्वीराज की धार्मिक स्थापत्य गतिविधियों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। पृथ्वीराज की धार्मिक एवं स्थापत्य गतिविधियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। उसने बनारस नदी के तट पर बिशलपुर बांध के निकट महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये था अपना टेस्ट। और इसके अंदर जो अंतिम क्वेश्चन की व्याख्या इसलिए नहीं की क्योंकि सारी व्याख्या की बात करें पूरे कोड के अंदर व्याख्या थी, यानी प्रत्येक लाइन आपके सामने प्रश्न के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, अलग अलग प्रश्न। अब जैसे आरसी कोड का क्वेश्चन पूछेगा तो 1-2 लाइन उस क्वेश्चन की आ सकती है, 1 लाइन इस क्वेश्चन की आ सकती है, लेकिन पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको कवर करवाया गया है। पूरी लाइन कलाम बुकलेट की एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो आपको छोड़ी गई है, पूरी लाइन आप मिला सकते हो अपने बुकलेट के अंदर।
प्रत्येक लाइन का एक क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिलेगा, कोट आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर विचार विमर्श करके पूरा एक दिन आपके लिए लगाकर इस क्वेश्चनों को तैयार किया गया था। तो क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों कमेंट के अंदर बताना। टेस्ट यदि आपने नहीं दिया है दोस्तों, ये टेस्ट दे सकते हो आप अपने ऐप के ऊपर, और ऐप के ऊपर आपके शेड्यूल वाइज टेस्ट चल रहे हैं PAP बाय DK सर ऐप पर, PAP बाय DK सर इस ऐप पर दोस्तों आप अपने टेस्ट या अपना आकलन कर सकते हो। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।